मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने आपका जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें एक चैप्टर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसकी एक दो जो सिद्धांत हैं या जो चीज़ें हैं उनको हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो ढांचा है, जो संगठन है, उसका किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे वो अपनी प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला है औपचारिक इसका जो ढांचा है वो है समन्वय ब्यूरो। गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक उपयोगी एवं सक्रिय बिंदु है। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा है। इसका स्वरूप एक तैयार समिति की भांति है जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार करता है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्यों की सर्वसम्मति से नामजद किया जाता था। मार्च 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब 66 कर दी गई है। इसके सदस्यों का अब निर्वाचन होता है। जो दूसरा है वो है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के सभी विदेश मंत्री भाग लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श एवं निर्णय लिया जाता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है तथा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। शिखर सम्मेलन जो तीसरा इसका संगठन है, जो ढांचा है इसका, वो है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर राज्य सदस्य तथा अतिथि। शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था और अभी तक 18 शिखर सम्मेलन इसके हो चुके हैं। अब ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, इसके अर्थ और इसको प्रोत्साहित करने वाले तत्व, गुटनिरपेक्षता क्या है, इस सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि गुटनिरपेक्षता की वास्तव में उपलब्धियां क्या हैं। क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या विश्व के अंदर इस जो संगठन है इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसके स्वरूप की कुछ उपलब्धियां हैं। इसके प्रथम सम्मेलन में सदस्यों की संख्या जो 25 थी अब 120 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये शीत युद्ध के काल में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, किंतु गुटनिरपेक्ष देशों के हस्तक्षेप से वह संघर्ष टल गया, जैसे कोरिया युद्ध, इंडोचीन संघर्ष, स्वेज युद्ध, क्यूबा संकट आदि। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को दोनों गुटों की मान्यता प्राप्त है। शुरू में ऐसा था कि दोनों गुटों के द्वारा इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन बाद में दोनों ही गुटों ने इन्होंने इनको अपनी मान्यता प्रदान कर दी और इन्हें उपयोगी समझते हुए इनके उपयोग को समझा। शीत युद्ध को समाप्त करने में इस आंदोलन ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया और ये सहायक भी रहा है। अघोषित जो युद्ध की स्थिति थी उसे टालने का इसके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। निशस्त्रीकरण की दिशा में भी इसने बहुत सारे कदम उठाए और उन्हें प्रगति की दिशा की ओर आगे बढ़ाया। भारत ने अप्रैल 1954 में आणविक अस्त्र शस्त्रों के परीक्षण पर जो प्रतिबंध के प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण संधि के रूप में फलीभूत हुए। संयुक्त राष्ट्र में छोटे राष्ट्रों का महत्व भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वरूप ही या उसके कारण ही विश्व के अंदर समझा जाने लगा। अब छोटे राष्ट्रों को भी तवज्जो दी जाने लगी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते गए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राज्यों का भी महत्व बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा भी मिला है। अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की नींव रखने में इस आंदोलन ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार था गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य अधिकाधिक आर्थिक सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। विश्व लोकमत के निर्माण में भी यह बहुत सहायक रहा है।
उन्होंने महाशक्तियों के शस्त्रीकरण के विरोध में निशस्त्रीकरण पर बल दिया और महाशक्तियों पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। विश्व शांति की स्थापना में भी इनकी भूमिका सकारात्मक रही है। इस आंदोलन ने अपना सहयोग बहुत अच्छे से प्रदान किया है। इसके सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है उतनी ही मात्रा में शांति के क्षेत्रों में भी विस्तार होता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र नीति को अपनाना। इन राष्ट्रों के द्वारा अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाया गया, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया गया। वे किसी गुट में संबद्ध न होकर उस गुट की नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं थे। अफगानिस्तान, कंपूचिया, वियतनाम और क्यूबा संकट के समय भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का बहुत अच्छा परिचय दिया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग पुरजोर रूप से इस आंदोलन के द्वारा उठाई जाती रही है। इसके कारण ही 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्यवाही योजना के प्रस्ताव पारित किए गए। तो इस प्रकार से इस आंदोलन के द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोगात्मक या उपलब्धियां जो प्रदान की गई हैं। इसके अलावा कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता के जो आंदोलन है या गुटनिरपेक्षता की जो चीज़ें हैं वो असफलता के दौर में हैं। जैसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांतहीन होना। उनका मानना है कि ये अवसरवादी नीति है, अपना काम निकालती है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश में सिद्धांतहीन है, साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वे दोहरी नीति का प्रयोग करते हैं, दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं। सैद्धांतिक है ये सिद्धांत, परंतु व्यवहारिक नहीं माना जाता है। आलोचकों का मानना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत रूप में चाहे कितनी भी ठीक क्यों न हो, परंतु व्यवहार में ये ठीक नहीं है और अनेक अवसरों पर असफल भी हुई है। पश्चिमी देशों की इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर एस राजन ने कहा, अभी तक किसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का विलय साम्यवादी गुट में नहीं हुआ है, क्योंकि इसको साम्यवादी गुट का पिछलग्गू माना जाता है, या ये कहा जाता है कि इनका जो झुकाव है वो साम्यवादी गुट के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर निर्भर करते हैं। ये राष्ट्र इनका अपना कुछ आर्थिक आधार सहायता के लिए नहीं है, वे अपनी आर्थिक और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तो इसका तात्पर्य ये है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता कहीं ना कहीं दांव पर लग गई है। गुटनिरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के साधन में कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। आलोचकों का मानना है कि अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं, परंतु यदि वे कोई भारी सैनिक सहायता लेते हैं तो गुटनिरपेक्षता का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा पहले है और इसलिए सैनिक सहायता लेने से गुटनिरपेक्षता का स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता है। यही कारण है कि चीन के आक्रमण के समय भारत को अमेरिका और रूस के द्वारा परस्पर विरोधी गुटों ने दोनों ने ही सहायता प्रदान की थी। आलोचक ये भी मानते हैं कि इसकी जो नीति है वो संकुचित है, सीमित है। गुटों से बाहर अपने आप को क्रियाशील बनाए रखने पर विचार नहीं किया जाता है, यह केवल अपने आसपास ही घूमती है। शक्ति संतुलन सिद्धांत भी इसमें दिखाई नहीं देता है। भारत के बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद भी अमेरिकन फौजों ने कोरिया में प्रवेश किया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कई बार मूक दर्शक भी बने रह जाते हैं। गुटनिरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन है। इसकी आलोचना इस तर्क के आधार पर की जाती है कि ये और देशों को संगठित करने के स्थान पर स्वयं ही विभाजित है। 1989 के हवाना सम्मेलन में 3 भागों में विभाजित हो गया था। ये कई बार महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली भी बन जाता है। गुटनिरपेक्ष का जो आंदोलन है वह अलोकतांत्रिक आलोचकों की दृष्टि में है। इसमें सम्मिलित देशों की जो शासन पद्धति है वह भिन्न है, अलग अलग है। ठोस योजना का भी इसमें अभाव पाया जाता है। इन राष्ट्रों की अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र ठोस कार्य पद्धति देखने को नहीं मिलती है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर अब इसकी कोई व्यवस्था या इसकी कोई आवश्यकता
आलोचकों के आधार पर नज़र नहीं आती है, क्योंकि शीत युद्ध का अंत हो चुका है, जर्मनी का एकीकरण, वार्सा संधि का समाप्त होना, सोवियत संघ का बिखराव, अनेक नए राष्ट्रों का उदय आदि ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो चुकी हैं, जिनके आधार पर अब ये कहा जाता है कि अब इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर है तो इसके स्वरूप को परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि निर्गुट जो ये निरपेक्ष आंदोलन है ये बहुत ही संगठित है और बहुत बार विश्व में अनेक ऐसी समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है, और आगे भी यह अपना सहयोगपूर्ण तरीके से अपना जो सहयोग है वो प्रदान करता रहेगा। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निशस्त्रीकरण के संबंध में और नव उपनिवेशवाद जो है उसके शोषण को रोकने के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध करने के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए, इस प्रकार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इसका सहयोग जरूरी है और अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जाती है।